हाँ जी, तो कल क्या पढ़ा था हमने? कल हमने पढ़ा था एक तो दिल्ली दरबार कि दिल्ली के अंदर दरबार लगाया गया था। 1911 के अंदर जॉर्ज पंचम आया था, जॉर्ज पंचम ने यहाँ पे कोर्ट लगाया था और उसमें 2 समस्याएँ हमारी सॉल्व की गई। एक तो कहा पार्टीशन ऑफ बंगाल आपका कैंसल किया जाता है और दूसरा कहा कि जो कैपिटल अब आपकी ट्रांसफर की जाएगी फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। केवल पंचम ही नहीं आया था, उसकी पत्नी मेरी भी आई थी उस टाइम और बॉम्बे में उनके स्वागत में हमने गेटवे ऑफ इंडिया भी बनाया था। हम जब राजधानी को चेंज कर रहे थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 23 दिसंबर 1912 का दिन था वो। चांदनी चौक के अंदर रास बिहारी बोस नाम के एक क्रांतिकारी नेता हुए और उनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर बम फेंक दिया। हालांकि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड तो उस हमले में बाल बाल बच गया था, लेकिन 4 क्रांतिकारी उस मुकदमे के अंदर फांसी चढ़ाए गए थे। दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा कहा जाता है। अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार। 1913 में कनाडा की गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला था कि यदि कोई इंडियन डायरेक्ट इंडिया से चल के कनाडा नहीं पहुंचे, बीच में रुक रुक के आए, तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन कोई 35 इंडियन को उस कानून में कमी की वजह से एंट्री मिल गई, इसलिए भारतीयों को मौका हाथ आया। 1914 में गुरदीत सिंह नाम का एक भारतीय जो कि सिंगापुर में रहता था, कामागाटा मारू नाम का एक जापानी जहाज किराए पे लेता है, हांगकांग से वैंकूवर के लिए 376 यात्रियों के साथ रवाना होता है, लेकिन वहां पर उसे अंदर नहीं घुसने दिया गया। कनाडा में ऑलरेडी जो इंडियंस रहते थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तट पे बैठे अपने भाइयों के लिए शोर कमेटी का गठन किया। सोहनलाल पाठक, रहीम हुसैन और बलवंत सिंह उसके नेता थे। अमेरिका में जो इंडियंस रह रहे थे, उन्होंने भी इसके खिलाफ मांग उठाई, भगवान सिंह, रामचंद्र, बरकतुल्ला खान, सोहन सिंह। लेकिन इन सब आवाजों का कनाडा की गवर्नमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जहाज को वापस लौटना पड़ा। जैसे जहाज जापान के योकोहामा बंदरगाह पर पहुंचा, तब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। अंग्रेजों ने ऑर्डर दिया कि जहाज को सीधा सीधा कलकत्ता लाया जाए। कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर यात्री जब उतर रहे थे, पुलिस को देखकर उनमें आपाधापी हो गई, भगदड़ मच गई। उस भगदड़ के अंदर 18 लोग शहीद हो गए थे। हम कहते हैं कि इससे भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ था। आयरलैंड में किसी टाइम एक होम रूल मूवमेंट चला था, जिसका उद्देश्य आयरलैंड के लिए अंग्रेजों से स्वशासन प्राप्त करना था। वैसा ही कुछ आंदोलन आयरलैंड के एक नेता जो कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही थी, एनी बिसेंट, वह चलाना चाहती थी और उन्होंने कांग्रेस को कहा कि ऐसा आंदोलन चलाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस थोड़ी देरी करती है। उससे पहले बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 में बेलगाम से आंदोलन चला देते हैं, जोसेफ बैप्टिस्टा को अध्यक्ष बनाकर। तिलक ने लोकल डिमांड्स को होम रूल आंदोलन के साथ जोड़ना शुरू किया। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा जो है उसे वर्नाकुलर लैंग्वेज में देने की बात की। स्टेट फॉर्मेशन है वो लैंग्वेज के आधार पर करने की बात की गई। उन्होंने कहा कि क्रिएटिव प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, लाइक हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, इन सब की बातें की जानी चाहिए। तिलक 2 समाचार पत्र निकाला करते थे, एक केसरी और एक मराठा। केसरी मराठी भाषा में था, डेली आता था, मराठा इंग्लिश में था, 7 दिनों में एक बार आया करता था। गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास नाम की पुस्तक लिखी थी। उधर एनी बिसेंट सितंबर में इसको अड़ियार से शुरू कर देती। जॉर्ज अरेंडुल उसके सचिव बनाए गए थे, वही पूरा मामला संभालते थे। जहां तिलक की होम रूल महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटका, मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र देखती थी, वहीं शेष भारत की जिम्मेदारी एनी बिसेंट को दे दी गई थी। सीपी रामास्वामी अय्यर, वीपी वाडिया, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये तमाम नेता एनी बिसेंट की उस आंदोलन के साथ जुड़े। आंदोलन आगे बढ़ा, अंग्रेजी सरकार घबरा गई, एनी बिसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। जब एनी बिसेंट गिरफ्तार हुई तो सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी, उस उपाधि को त्याग दिया था, छोड़ दिया कि अवार्ड वापसी जिस प्रकार आज भी करते हैं, उस समय सुब्रमण्यम अय्यर ने कर दी थी। इतने में अंग्रेजी सरकार को लगा कि मूवमेंट बड़ा हो सकता है, तो तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो थे मोंटेग्यू, उन्होंने 20 अगस्त 1917 को अगस्त डिक्लेरेशन किया, मोंटेग्यू डिक्लेरेशन की, और कहा भारत को ग्रेजुअली होम रूल दिया जाएगा। इस खबर को सुनते एनी बिसेंट आंदोलन समाप्त कर देती है। हालांकि तिलक आंदोलन चलाते हैं, लेकिन अब जनता आनी खुद ही कम हो जाती है। इतने में एक घटना और भी कि एक राइटर थे वैलेंटाइन सिरोल, और सिरोल ने एक बुक लिखी, इंडियन अनरेस्ट, और उस बुक में उन्होंने लिखा कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन आर्य समाज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट एंड एज एन इंडिविजुअल तिलक भारत में अशांति के जनक है। तिलक मुकदमा करने के लिए वैलेंटाइन सिरोल पर इंग्लैंड चले गए। 1 अगस्त 1920 को तिलक की वहीं पर मृत्यु हो जाती है।
ये कल हमने होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा कि अपने अंतिम चरण में जाकर होम रूल आंदोलन न केवल लीडरशिप लेस हो गया था, बल्कि अपने परिणाम को भी प्राप्त नहीं कर पाया था। पर फिर भी इस होम रूल आंदोलन का हमारे नेशनल मूवमेंट में कोई महत्व है या नहीं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेंस का अच्छा क्वेश्चन बनता है। आज वाली पूरी क्लास ही मेंस टाइप की क्लास है। आप पूरी ढंग से सुनना चीजों को, ताकि आप वहां पे लिखो तो एग्जैक्टली आपके आइडियाज दिमाग के अंदर आते रहे। मैं और कहता हूँ, जितने आइडियाज मैं बताता हूँ यहाँ पर, ये तो लिखने ही है, ये तो मस्ट है। आपके दिमाग में से इतर भी कोई बात आती है कि नहीं यार, होम रूल मूवमेंट ऐसा कुछ भी तो करता होगा, आप वो चीजें भी इसके अंदर लिख सकते हैं। आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हुआ होगा। मैं बड़ी बड़ी सी सारी बातें तुम्हें बता दूंगा, फिर भी कोई इक्का दुक्का आपको लगे तो आप और करना। कल वाली क्लास में मैं होम रूल आंदोलन का महत्व बता देता, लंबी हो रही थी क्लास, मुझे लगता है 1 घंटे से ज्यादा हो जाती है, तो आप शायद उतना एंथुसियाज्म के साथ में नहीं सुन पाते, इसलिए 1 घंटे के कम रखने के चक्कर में वो इतनी देर की बना दी गई थी। आज पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। अपने होम रूल आंदोलन का महत्व पढ़ता है। मैंने और कभी बताया होगा कि महत्व, परिणाम, प्रभाव, ये सब एक ही चीजें होती है। किसी भी घटना के बाद होने वाली तमाम घटनाएं उसका इंपॉर्टेंस है, उसका रिजल्ट है, उसके कॉन्सिक्वेंस है। किसी भी घटना के पूर्व होने वाली तमाम घटनाएं उसके कोजेज है, उसके रीजंस है। हम उसका महत्व पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम उसके बाद में क्या क्या हुआ था, किस प्रकार उसने प्रभावित किया चीजों को, उन सब बातों को लेकर आज बात करेंगे। होम रूल आंदोलन का महत्व, एक तो सिंपल सा, जैसे मैंने स्वदेशी आंदोलन का भी महत्व पढ़ाया था, एक सिंपल सी लाइन हमने पहले लिखते हैं कि भारत का पहला बड़ा अहिंसक जन आंदोलन था। ये सब जगह लिखनी, ये होम रूल आंदोलन में भी लिखनी, ये असहयोग में भी लिखनी, ये सविनय अवज्ञा में भी लिखनी, ये क्विट इंडिया में भी लिखनी। हम जब पढ़ते, दिलीप सर लिखाते, हम कहते सर ये भारत का पहला अहिंसक जन आंदोलन था, ये बात तो स्वदेशी आंदोलन में लिखी थी। सर कहते हाँ, पर पेपर में इनमें से कोई एक ही आएगा, बढ़ाई करनी है तो कर दी जाए। वैसे भी अपने इंडियन फिलोसॉफी के अंदर एक सिद्धांत है हीनोथिज्म, मैक्स मुलर सिद्धांत देता है हीनोथिज्म, और वो कहता है कि भारतीय जिस समय जिसकी पूजा करते हैं उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, बाकी सब एक बार उनके लिए नेपथ्य में चले जाते हैं, एक बार उनके लिए गौण हो जाते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं उनको। जैसे मंगलवार को पूजा करे तो बालाजी सब कुछ है, बुधवार को बालाजी नहीं है, गणेश जी सब कुछ है, शुक्रवार को संतोषी माता सब कुछ है, तो शनिवार को शनि भगवान सब कुछ है। तो जब होम रूल की बात करें तो सबसे बड़ा होम रूल, जब स्वदेशी की बात करें तो सबसे बड़ा स्वदेशी। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क मैं समझा देता हूं कैसे क्या होगा। एक बात तो ये लिखनी है कि भारत का पहला बड़ा अहिंसक जन आंदोलन था, इसमें भी अपने को लिखी हुई मिलेगी। यह भारत का पहला प्रमुख अहिंसात्मक जन आंदोलन था। थोड़ा सा आगे हमने इसके पूंछ जोड़ी कि जो दक्षिण भारत में फैल गया था। अब हम इसको स्वदेशी आंदोलन से थोड़ा सा उस लाइन को अलग कर दिया कि स्वदेशी आंदोलन का साउथ इंडिया में इतना प्रभाव देखने को नहीं मिला, उसका प्रभाव जहां पे गर्मपंथी थे वहां पर ज्यादा रहा था, और गर्मपंथी चूंकि बंगाल में पंजाब में और महाराष्ट्र में ज्यादा थे, इसलिए उधर प्रभाव ज्यादा रहा। हालांकि साउथ में भी चिदम्बरम पिल्ले और हरि सर्वोत्तम राव उसको चलाते हैं, पर बनिस्बत वहां पर कम था। जबकि ये बेलगाम साउथ में, अड़ियार साउथ ही जुड़ रहा है इस आंदोलन के साथ, होम रूल के साथ। और मुझे लगता है सर इसीलिए इंग्लिश में नाम इसका होम रूल, कि साउथ वालों को इंग्लिश थोड़ी अच्छी सी आती है। अपने साइड के अंदर ये बड़ा आंदोलन होता तो शायद इसका नाम को दूसरा ही रखना पड़ता, अपने वालों को होम रूल समझ में भी नहीं आता। तो एक लाइन अपने और जोड़ते, एक हमेशा जोड़ना है कि समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, लिया और भले नहीं लिया, आपको हमेशा लिख के आना है। किसी भी आंदोलन के बारे में लिखना हो हमेशा लिखना है कि एवरी क्लासेज ऑफ सोसाइटी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी इसके, सब में ये बात लिखनी। एक इसमें अलग बात आई, पहले मैं ये बता दूं। 1906 में हमारा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, और 1906 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और 1908 तक आते आते स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो गया था। क्या 1907 मान लो सूरत अधिवेशन के बाद ही खत्म हो गया था? 7 से लेके 16 के बीच में और कोई बड़ा जन आंदोलन हो पाया? नहीं। इसका मतलब नेशनल मूवमेंट में कहीं ना कहीं एक इनएक्टिवनेस आ गई थी, कहीं ना कहीं एक निष्क्रियता आ गई थी, आंदोलन हो ही नहीं रहा था। कारण भी था कि गर्मपंथी कांग्रेस से अलग हो गए थे, कांग्रेस ही टूट गई थी, और कांग्रेस टूट गई थी उसका खामियाजा नेशनल मूवमेंट को भुगतना पड़ा। जो क्राउड इकट्ठे करने वाले नेता थे वो ज्यादातर अलग हो गए थे, इसलिए कोई बड़ा आंदोलन देखने को नहीं मिला। मॉडरेट जो थे वो वैसे भी ज्यादा बड़े आंदोलनों के पक्ष में नहीं हुआ करते थे, इसलिए आंदोलन नहीं मिला। तो होम रूल आंदोलन हमारे नेशनल मूवमेंट में जो निष्क्रियता आती है उसको तोड़ने का काम तो जरूर करता है।
तो पिछले एक दशक से 10 सालों से नेशनल मूवमेंट जो वहीं साई पड़ा था, स्वदेशी आंदोलन के बाद कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पा रहा था, उसको ब्रेक करने का काम किसी ने किया था, तो होम रूल मूवमेंट ने किया था। वो आगे आपने बढ़ा, समाज के सभी वर्गों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। एक बात और हमेशा लिखनी, यहां तक कि महिलाएं भी इसमें शामिल हुई थी। वो क्या आपकी बात को वजन देता है कि भाई हमारे इंडियन सोसाइटी में उन दिनों में मध्यकाल आने के बाद में महिलाओं का बाहर के समाज के साथ में उतना इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन अब यदि महिलाएं भी भाग ले रही है तो हम उसको अलग से स्पेसिफाई करना चाहेंगे, अलग से डिफाइन करना चाहेंगे कि देखो साहब महिलाएं भी भाग ले रही। और इस बार तो सोने में सुहागा, हमारी नेता एक महिला है, तो हम कहेंगे साहब एनी बिसेंट की वजह से महिलाएं ज्यादा जुड़ी, और ये प्रभाव भी पड़ता है। मेरे अब भी याद है कि वसुंधरा राजे जब पहली बार चुनाव लड़े थे 2003 में, उस समय महिलाओं की संख्या बड़े तौर पर बीजेपी के पक्ष में देखने को मिली थी। वसुंधरा जी का महिलाओं के बीच में जाना, उनके जैसी ड्रेस पहनना, उनसे हाथ मिला लेना, गांव में महिलाओं के लिए बड़ा चर्चा का विषय हुआ करता था। और यूं वसुंधरी मिली बिछुंधरी मिल के अलग सा ही हुआ करता था। ये अभी बिहार चुनाव हुए, तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि महागठबंधन जीत रहा है, महागठबंधन जीत रहा है। कांग्रेस आरजेडी को मतलब पूरी तरीके से 180 सीटें आ जाएगी, 200 सीटें आ जाएगी। नीतीश कुमार का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था, और नीतीश कुमार ने कहा कि एग्जिट पोल वाले महिलाओं के वोट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एग्जिट पोल वाले जिन लोगों से पूछ रहे हैं वो केवल पुरुष है, और मुझे ये विश्वास है कि महिलाओं के वोट हमें मिले। और जब हम रिजल्ट देख रहे हैं तो लग भी रहा है कि एग्जिट पोल को रिवर्स करते हुए एनडीए बढ़त में चल रहा है। भले ही जो एमजीबी है वो उसके पीछे पीछे ही हो, पर एग्जिट पोल के अनुरूप तो नहीं है, वो बहुत रिवर्स के अंदर जा रहा है। तो महिलाएं समाज के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है। यहां जब एनी बिसेंट खुद नेता थी तो महिलाओं को थोड़ा यूं उम्मीद होती, हमारी जब नेता ही महिला तो हम चल लेंगे। छोटी बच्चियां आंदोलन के अंदर आ जाएगी, बूढ़ी महिलाएं भी आंदोलन के अंदर आ जाएगी, तमाम लोग आंदोलन में शामिल हो रहे थे। जी, एक होम रूल आंदोलन की एक अलग से विशेषता आप लिख सकते हैं। वैसे लिखना है समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, यहां तक कि महिलाएं भी शामिल हुई, पर यहां पर अपने यहां तक की लिखो, उसके साथ में जोड़ना। एनी बिसेंट के कारण महिलाओं की एक बड़ी संख्या ने आंदोलन के अंदर भाग लिया। एनी बिसेंट के कारण महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई, जिससे विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिला हो भले नहीं मिला हो, आपको हमेशा लिखना है किसे विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिला था। भले आज दिन तक हम ये मांग कर रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, पर इतिहास में जब कभी भी कोई आंसर लिखने बैठो और उसमें महिलाओं की यदि भागीदारी दिखा रहे हो, बिना सोचे समझे, बिना किसी हिचक के लिखना, किसी विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिलता है। आंसर लिखने का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। कुछ निश्चित चीजें होती है जो प्रत्येक आंसर के अंदर अपने को लिखनी होती है। इसीलिए हिस्ट्री सबसे सरल सब्जेक्ट है। पता नहीं, मेरे को तो जब भी कोई लोग कहते हैं कि हिस्ट्री बहुत लंबा है, मेंस में जब भी आईएएस के लिए कोई लेता है, या पहले जब आरएस में मेंस के लिए लिया करते थे कि लंबा सब्जेक्ट है, पार नहीं पड़ती इसमें, मुझे लगता है इसमें गिनी चुनी 4 बातें हैं यार। मौर्य काल के पतन के कारण वही है जो मुगल काल के पतन के कारण, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था ही वही है जो उससे पहले अर्थव्यवस्था। थोड़ा बहुत कोई माइनर चेंज ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए। सल्तनत काल की भी प्रशासनिक व्यवस्था कुछ वैसी थी जैसी मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था थी। कौन से आमूलचूल बदलाव आए थे उन चीजों के अंदर। तो आप ये चीजें, कुछ निश्चित फैक्ट होते हैं वो हमेशा लिखने होते हैं। इसलिए आप भी कोई आंदोलन लिखवाए, आंख बंद करके ये 2-3 बातें लिखनी। भारत का पहला बड़ा जन आंदोलन था, अहिंसक हो तो अहिंसक था, समाज के सभी वर्ग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, यहां तक कि महिलाएं भी आंदोलन के अंदर शामिल हो रही थी। यहां पर एक नई चीज पढ़ी हमने कि 10 साल से आंदोलन नहीं हुआ था, होम रूल आंदोलन उस इनएक्टिवनेस को ब्रेक कर रहा था, उसको तोड़ रहा था। किसी भी घटना के बाद होने वाली तमाम घटनाएं परिणाम है, उसका महत्व है। 20 अगस्त 1917 को सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मॉन्टेग्यू डिक्लेयर करते हैं कि भारत को ग्रेजुअली सेल्फ रूल दिया जाएगा, होम रूल दिया जाएगा, स्वशासन दिया जाएगा। हमने कहा 2 साल बाद 1919 के अंदर उन्होंने एक रिफॉर्म लेके आए, वो जिनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं 1919 में। 1909 में जिस प्रकार हम उसको मार्लेमेंटो सुधार कहते हैं, इसमें मार्लो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है और मिंटो गवर्नर जनरल है, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और चेम्सफोर्ड जो है वो अपने गवर्नर जनरल है। हम कहेंगे साहब इसी का दबाव का नतीजा था कि अंग्रेजों को सुधार करने पड़े।
हालांकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि 1909 वाला जब एक्ट आया था तो अंग्रेजों ने लिखा था कि अगले सुधार 10 साल बाद किए जाएंगे, तो उनको तो करने ही थे। पर अपने लिखने में क्या जाता है, अपने बताने में क्या जाता है, साहब ये हमारा दबाव है, वरना तुमने वादे खूब किए थे, ये वादों से चलने वाले नहीं थे। ये तो हमारा इतना भयंकर दबाव था होम रूल मूवमेंट का कि झक मरा के तुमको करने पड़ गए, वरना तुम कोई करने वाले, तुम्हें यूं सुधार करने होते तो और पहले सुधार कर देते, लेकिन हमारे होम रूल मूवमेंट की वजह से आपने सुधार किए थे। सबसे बड़ी बात, होम रूल मूवमेंट एक सेकंड लाइन की लीडरशिप तैयार करता है। जिन्ना और नेहरू ये इसी आंदोलन से उभर कर सामने आते हैं। पहली बार यदि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हालांकि जिन्ना उससे पहले ही 1906 वाला जब स्वराज की बात चल रही थी तो भी दादा भाई नौरोजी वाला भाषण वही पढ़ते हैं, पहले से ही पॉलिटिक्स के अंदर थे, लेकिन ढंग से अपने को दिखाने का मौका मिला था तो यहाँ पे मिला था। नेहरू जी का तो पक्का, नेहरू जी इसी आंदोलन में जुड़ के आए थे, बात धीरे 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 और आगे बढ़ते चले गए, तो पॉलिटिक्स का चस्का इसी आंदोलन ने लगाया था, भाग लेने का मौका इस होम रूल मूवमेंट ने दिया था, तो सेकंड लाइन की लीडरशिप तैयार हुई थी। भले इस आंदोलन के अंदर उन नेताओं ने भले दरिया उठाने का और झंडे उठाने का काम किया, लेकिन कालांतर में वो भारत की मेन पॉलिटिक्स के अंदर आने वाले थे। यहां से उनको एक अनुभव प्राप्त हो रहा था मुख्य धारा की राजनीति करने का। तिलक जो ये कार्यक्रम शुरू करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, ये सब बातें जो की गई थी, इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आया। कहीं ना कहीं जो सामाजिक बंधन थे थोड़े बहुत ही सही पर शिथिल हुए, और आगे हम पढ़ेंगे कि जो टूल है यूनिटी बनाने के, जो टूल है, तिलक यहां केवल बातें ही कर पाए थे, तिलक इनको इंप्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाए थे, लेकिन गांधी जी ने इनका बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया था। गांधी जी इन क्रिएटिव प्रोग्राम्स को निरंतर चलाते थे। तिलक ने तो केवल आंदोलन के दौरान चलाए और बाद के अंदर तिलक तो उधर चले गए थे तो वो कार्यक्रम भी बंद हो गए थे, पर गांधी जी का सीधा सिद्धांत था कि आंदोलन के दिनों में तो इनको चलाना ही है, जब आंदोलन बंद कर दिया जाए उन दिनों में और ज्यादा चलाना है। संघर्ष विराम संघर्ष, स्ट्रगल रेस्ट स्ट्रगल पॉलिसी। जब रेस्ट की स्थिति हो, जब विराम के दिन हो, तो क्या किया जाए, सोशल रिफॉर्म किया जाए, तो क्या किया जाए, क्रिएटिव प्रोग्राम चलाया जाए। तो ये जो टूल मिले यहां से आगे, जब गांधी जी का हम जो राष्ट्रीय आंदोलन का थर्ड फेज शुरू जब करेंगे, जब गांधीयन मूवमेंट पढ़ेंगे, जब सही अर्थों में वास्तविक अर्थों में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन मास मूवमेंट की तरफ मूव किया था, उस समय हम देखेंगे कि गांधी जी ने इन चीजों का कितनी चतुराई से प्रयोग किया था और किस प्रकार से वो इन क्रिएटिव प्रोग्राम्स के सहारे एक जन नेता बनने में सफल रहे थे, किस प्रकार से समाज के प्रत्येक तबके को वो जन आंदोलन में जोड़ने में सफल रहे थे। इसलिए हमें होम रूल आंदोलन को उन क्रिएटिव प्रोग्राम्स की जो गांधी जी के सफलता की आधारशिला बने थे, नींव मानने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हमें मानना पड़ेगा कि वो तिलक का सुझाया हुआ एक रास्ता था जिस पर गांधी जी सफलतापूर्वक चल पाए थे। क्या वापस कैसे आ गया? पढ़े रहे अगला। देखो एक बड़ी जोरदार सी बात लिखी इसने कि होम रूल आंदोलन की वजह से राष्ट्रीय आंदोलन को एक संगठनात्मक ढांचा मिला, स्ट्रक्चरल फॉर्म मिली। इससे पहले हमने अब बड़ा आंदोलन किया था स्वदेशी, ढांचा नहीं था हमारे पास में, इधर उधर छोटे छोटे अलग अलग संगठन बने और उन संगठनों ने अपने स्तर पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आंदोलन चला दिया था। एक एग्जैक्टली एक गांव के लोग होंगे, वो तहसील वालों को रिपोर्ट करेंगे, वो जिले वालों को रिपोर्ट करेंगे, वो राज्य वालों को रिपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर पूरी जो होम रूल कमेटी होगी उसको किया जाएगा। होम रूल समितियां बनाई गई थी, गांव गांव के अंदर होम रूल समितियां बनाई गई थी। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि जब गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाते हैं तो इन होम रूल समितियों का ही प्रयोग करते हैं। मुझे गांधी जी भारतीय राजनीति में बड़े शानदार राजनेता लगते हैं। बाकी सब 22 नेस्ट को यदि अलग किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारत ने इतना बेहतरीन, इतना चतुर राजनेता कभी देखा होगा। गांधी वाकई बहुत चतुर थे। बीच में अमित शाह का एक बयान था कि गांधी जी चतुर बनिए थे, कतई गलत नहीं था, उनमें बढ़ियागिरी थी पूरी। लाभ कैसे देखा जा सकता है वो तमाम चीजें थी उनके अंदर। मुझे लगता है कि गुजरातियों के अंदर थोड़ी ज्यादा होती होगी।
तो गांधी इन सब चीजों का जो तिलक ने चलाई थी आगे ले जाने में सफल हुए थे, उन तमाम चीजों को आज हम गांधी के नाम से जानते हैं कि साहब गांधी जी ने भारतीय आंदोलन के अंदर संगठन बनाए थे, उन्होंने गांव गांव में समितियां बनाई थी। हम भूल जाते हैं कि वो समितियां होम रूल में बन गई थी, जिनका गांधी जी असहयोग में प्रयोग कर रहे थे, सीधी की सीधी उठाई थी जाके गांव के अंदर, भाई इसमें होम रूल में कौन कौन काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे। गांधी जी ने कहा अब के बाद आपको ये काम करना है, लोग सीधे सीधे उधर जुट गए थे। तो होम रूल आंदोलन के दौरान कमेटीज बनी थी, समितियां बनी थी, और वो जो समितियां थी उन समितियों ने इसे एक संगठन का रूप दिया। इससे पहले नेशनल मूवमेंट एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं था, यत्र तत्र अपने अपने हिसाब से लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे, अपना अपना आंदोलन कर रहे थे। यहां एक आंदोलन को थोड़ा सा ये ठहराव कहें, एक संगठन कहें, एक सीढ़ी जो होती है कि ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये होम रूल मूवमेंट देने में कामयाब रहा था इसको। तो ये भी एक अच्छी बात है इस होम रूल मूवमेंट की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से देश की परिस्थितियां बहुत ही एबनॉर्मल हो रखी थी, देश की परिस्थितियां बहुत ही असामान्य हो रखी थी। कैसे कैसे असामान्य हो जाती? वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अंग्रेज वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे, लड़ाई के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। अधिक धन सरकार कहां से प्राप्त करेगी? तो टैक्स बढ़ाएगी। तो सरकार ने किसानों पर टैक्स बढ़ा दिए थे, इस वजह से किसान बहुत नाराज थे। जब युद्ध चलता है तो तमाम साधन संसाधन रिसोर्सेज जितने भी होते हैं वो तमाम युद्ध में लगा दिए जाते हैं। गाड़ी घोड़े जितने होते हैं आपके पास वो युद्ध में लगा दिए जाते हैं, इसलिए सप्लाई चेन आपकी होती है टूट जाती है। दवाइयां, सब्जियां, जो भी नियमित उपयोग की वस्तुएं हैं, जो भी डेली यूजेज की वस्तुएं हैं, उनमें कहीं कमी आती है। सामान कम, डिमांड ज्यादा, आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, और महंगाई डायन खाए जाती। इस वजह से देश में बहुत एबनॉर्मल सी कंडीशन हो रखी थी। जब आपका सामान बिक ही नहीं रहा है मार्केट में, इतना जा ही नहीं रहा है मार्केट में, फैक्ट्रियां वगैरह बंद होगी कहीं ना कहीं। जब फैक्ट्रियां वगैरह बंद होगी तो उसे लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार होंगे। उस बेरोजगारी की वजह से लोगों के अंदर यह था। हालांकि अंग्रेजी सरकार ने खूब सारे बेरोजगारों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया था, सेना के अंदर ले गए थे अलग अलग चीजों के रूप में, लेकिन फिर भी उतने लोगों को मैनेज नहीं कर पाए। तो बेरोजगारी बढ़ी हुई, महंगाई बढ़े हुए, टैक्स बढ़े हुए थे। इन सब चीजों की वजह से देश की परिस्थितियां बहुत ही असामान्य हो रखी थी, और उन असामान्य परिस्थितियों के अंदर लोग कसमसा रहे थे। लोगों को मौका चाहिए था गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का। वो मौका होम रूल मूवमेंट उपलब्ध करवाता है। तो लोगों के असंतोष को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी यदि किसी आंदोलन ने प्रदान की थी तो होम रूल था। आप यूं मान लीजिए कि 2009 में जो यूपीए सेकंड की गवर्नमेंट थी उसमें शुरुआत से घोटाले होने शुरू हो गए थे, और जनता उन घोटालों की वजह से बड़ी नाराज थी। जब केक की रिपोर्ट आ रही थी 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया, लोग इन बातों की मजाक उड़ा रहे थे कि कितने जीरो होते हैं ये भी अब तो गिनने पड़ेंगे। इतने में 2011 में निर्भया वाला केस हुआ, पब्लिक सड़कों पर आ गई थी। उन्हीं दिनों उस अपॉर्चुनिटी को बनाने का, वो रेप हो रहे हैं उधर, मतलब आप वीमेन सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, उधर आपके भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उन पर आप लगाम नहीं रख पा रहे हो। सरदार जी की छवि लगातार मनमोहन की जगह मौन मोहन की होती जा रही थी। उन्हीं दिनों में अरविंद केजरीवाल जैसे गाहक लोगों ने अन्ना आंदोलन के माध्यम से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का काम किया था। लोगों की भावनाएं और किसी चीज के खिलाफ भड़की हुई थी, ये भड़का गए लोकपाल के अंदर। भले ही वो लोकपाल आज भी खुद अपनी पार्टी में लागू नहीं कर पाए हो, अपनी सरकार में भी लागू नहीं कर पाए हो, पर लोगों को कई बार एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहां पर जाके वो अपनी भड़ास निकाल सके। होम रूल मूवमेंट एग्जैक्टली लोगों को भड़ास निकालने का मौका दे रहा है। तो होम रूल आंदोलन का ये भी एक बड़ा महत्व है कि उसने लोगों को अपने असंतोष को अभिव्यक्त करने का मौका दे दिया था। हम और पढ़ते हैं आगे। ये तो हो गई होम रूल आंदोलन की अच्छी अच्छी बातें। अब पढ़ते हैं हम होम रूल आंदोलन की कमियां क्या थी। तो याद रखना, चलिए अच्छी अच्छी बातें मैंने क्या बताई थी, आप वापस देखना इनको, एग्जैक्टली वैसे वैसे याद करना और सोचना अपनी तरफ से अच्छी बात क्या हो सकती है। अब कमियां, क्योंकि कई बार हुआ था ना आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो आलोचनात्मक मूल्यांकन का यह मतलब नहीं होता कि आलोचना आलोचना कर दे,
उसका मतलब होता है आप उसका दोनों साइड रखो, ये साइड भी रखो, वो साइड भी रखो, लास्ट में अपने को कंक्लूड करो कि हम इसमें क्या मानते हैं। जब तक दोनों चीजें किसी के सामने नहीं रखेंगे तब तक अपनी बाइसनेस झलकेगी। तो अपने कमियां भी पढ़ लेते हैं थोड़ी, पर चूंकि अपना आंदोलन था इसलिए कमियां अपने कम पढ़ते हैं और अपनी अच्छाइयां होती है वो ज्यादा पढ़ते हैं। आपकी मान डाकण कुण के हम कहते हैं साहब शहरों तक सीमित था। मन परसों में बात बताई थी, गांव में कौन समझे कि होम रूल क्या होता है। शहरों तक ही रहा था ये आंदोलन। पुणे, नागपुर, बॉम्बे, मद्रास, बेलगाम, अड़ियार, जो बड़ी बड़ी सिटीज थी, वहां पर लोगों ने ऐसे प्रदर्शन किए थे, वहां पर लोगों ने ऐसी मांगे उठाई थी। गांव में कम हुआ था थोड़ा। हम कहते हैं कि साहब वो जो क्रिएटिव प्रोग्राम्स जो तिलक द्वारा शुरू किए गए थे वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, प्रैक्टिकली यूज में नहीं आ पाए थे। थ्योरेटिकली बात की थी, हम ये करेंगे ये करेंगे। ये चीज हमें इसलिए भी लिखनी पड़ती है क्योंकि आगे गांधी जी को महान बताना है। और गांधी जी वाले में हम कहेंगे कि गांधी जी अपने रचनात्मक कार्यक्रमों की वजह से नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाने में सक्सेसफुल रहे थे। तो जो वहां गांधी जी के बारे में ये बात करनी है तो यहाँ उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने को पीछे रखना पड़ेगा। और हम कहेंगे कि साहब शुरू जरूर किए थे उन्होंने, पर धरातल पर नहीं उतर पाए थे, यथार्थ में परिणित नहीं हो पाए थे वो। ये बात कर लेंगे। हम कहेंगे साहब 1906 में जो गर्मपंथी थे, ये गलती से चरमपंथी लिख दिया, गर्मपंथी ध्यान रखना। 1906 में जो गर्मपंथी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, वो मांग रहे थे स्वराज, हमारा खुद का राज्य, इससे नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। और 10 साल में आप आगे स्वशासन, आपने वैसी बात करनी शुरू कर दी कि अंग्रेज पिता के समान और हम पुत्र के समान और अब योग्य हो गए, इसलिए पिता पुत्र को उसका शासन सौंपने की कृपया करें। रिग्रेसिव जा रहे हो ना आप, मूवमेंट आगे जाना चाहिए, मूवमेंट पीछे आ रहा था। तो कहीं ना कहीं जो मांग थी वो गर्मपंथियों के मुकाबले कम थी। गर्मपंथी स्वराज की मांग कर रहे थे, भले ही उनके नेता खुद तिलक थे उस टाइम। तिलक उस समय स्वराज की मांग कर रहे थे। और मुझे लगता है तिलक 6 साल जेल जाके आए तो बुद्धि आ गई होगी, ठिकाने पे आ गया होगा दिमाग। प्रैक्टिकल चीजें अलग होती है, ऐसे नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि नहीं साहब अपने तो किससे मान लेंगे, एक बार तो स्वशासन से मांग लेंगे। ज्यादा प्रैक्टिकल बात करने लग गए थे। पर कमी तो अपने को दिखती है कि ये भी एक कमी है अपने आप। हम वापस वही फर्जी सी बात करेंगे। हम कहेंगे कि जब लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा, इससे जो रीजनलिज्म है, जो क्षेत्रवाद है, उसको बढ़ावा मिलेगा। हालांकि आगे सेम बात गांधी जी कहेंगे। 1920 में गांधी जी यही मांग करेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। और देश की आजादी के बाद हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया है। भले कितना ही मुलम्मा चढ़ाया जाए उस पर कि हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, पर यह बात छुपी भी नहीं कि महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन किस तरीके से हो रहा है, कि मराठी अलग और गुजराती अलग। इस बात को कैसे भी नहीं छुपाया जा सकता कि पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किस प्रकार किया जा रहा है, पंजाबी अलग और हिंदी भाषी अलग। तो भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन तो आज भी किया जाता है, पर अब कमी बतानी है अपने को थोड़ी, तो अपने ये कह देते हैं साहब इससे भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की गई थी, इससे क्षेत्रवाद को क्या मिला था, बढ़ावा मिल गया था। एक कमी और है, वो और पढ़ लेते हैं। आंदोलन लास्ट में जाके परिणामहीन और नेतृत्वहीन हो गया था। ये थोड़ा सा हिंदी में अपने सही लिखना, इसको नेतृत्वहीन और परिणामहीन लिखना। रिजल्ट लेस और लीडरशिप लेस। नेता ही नहीं बचे यार आपके। एनी बिसेंट को समझ नहीं आ रहा था चलाऊं कि नहीं चलाऊं, तिलक मुकदमा करने के लिए चले गए थे, न रिजल्ट मिला न आप ये प्राप्त कर पाए थे। तो ये भी एक कमी कह सकते हैं हम कि होम रूल आंदोलन के अंदर न तो परिणाम मिला था, न ही नेतृत्व लास्ट तक जारी रह पाया था। अब कभी आपसे आलोचनात्मक मूल्यांकन लिखवाए, आप महत्व लिखो, कमियां लिखो, अभी लास्ट में वापस लिखो। इन कमियों के बावजूद हमें मानना पड़ेगा कि होम रूल आंदोलन हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसने अंग्रेजों को 1919 के सुधार करने पर मजबूर कर दिया था और आगे आने वाले गांधीवादी आंदोलनों की एक आधारशिला रख दी थी। लास्ट में जाके वापस अपनी तारीफ तो करनी, अच्छाइयां बता दो, कमियां बता दो, लास्ट में वापस अपनी 2 एक अच्छाइयां बता दो। तो ऊपर वाली में से एक आदि हमेशा रख लेनी, लास्ट में आके उनको बता देनी। ये अपना होम रूल आंदोलन हो गया। फैक्चुअल पोर्शन क्या था वो मैंने बता दिया था, ये अपन ने इसका बता दिया।
जो भी कंसेप्चुअल चीजें होती है, जो भी मेंस के लायक चीजें होती है, वो मैंने आपको यहां बता दी। अब आगे बढ़ते हैं अपने, इससे आगे क्या है। लखनऊ अधिवेशन, ज्यादातर बातें मैंने कर ली थी, हालांकि मैंने कहा था कि इसकी और बातें मैं करूंगा। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। मैंने कहा था 2 समझौते हुए थे, नरम दल और गरम दल वाले इसमें आपस में मिल रहे थे, और नरम दल और गरम दल वालों को मिलाने में मुख्य योगदान किसी का था, तो वो था एनी बिसेंट और तिलक का। नरम दल वालों का नेतृत्व एक प्रकार से एनी बिसेंट कर रहे थे, क्योंकि उधर आपके मेहता और गोखले की मृत्यु हो गई थी, और इधर गरम दल वालों का नेतृत्व एक प्रकार से तिलक कर रहे थे। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन नरम दल और गरम दल, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के आपस में जुड़ने का एक अधिवेशन। इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में समझौता कर रही थी, वरना हमेशा मुस्लिम लीग कांग्रेस के खिलाफ ही बात किया करती थी, कांग्रेस मुस्लिम लीग के खिलाफ बात किया करती थी। पर अब ये दोनों भी नजदीक आ रहे थे। इधर कांग्रेस की तरफ से नजदीक लाने का काम कर रहे थे तिलक, मुस्लिम लीग की तरफ से नजदीक लाने का काम कर रहे थे जिन्ना। और इसको हम लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, इसको हम लखनऊ समझौता भी कहते हैं। लखनऊ समझौता भी इसको कहा जाता है। तो लखनऊ अधिवेशन में हम 2 चीज पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे नरम, वो कौन सी परिस्थितियां थी कि नरम दल और गरम दल दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए थे, वे क्या कारण थे कि कांग्रेस मुस्लिम लीग से समझौता करने के लिए तैयार हो गई थी, या वे क्या कारण थे कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी, उनके क्या रिजल्ट निकले, क्या उनके अच्छे परिणाम आए थे, क्या उनके बुरे परिणाम आए थे, उन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे आगे। पहले हम नरम दल गरम दल वाली बात कर लेते हैं कि नरम दल गरम दल में ऐसी क्या परिस्थितियां थी। आपको कोई पूछ ले कि 1916 में उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, वो कंडीशंस बताइए जिनकी वजह से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपस में हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए थे, तो आपके पास में थोड़ा मैटर होना चाहिए, आप बता सकें वो चीजें। हालांकि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो हमें आ ही रही थी, इतना तो हमने भी सोच ही लिया था। वही सिंपल सिंपल सी बात है। गरम पंथियों और नरम पंथियों के बीच समझौते के कारण क्या कारण थे उनके बीच में, बस देखो। 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था, और सूरत के अधिवेशन के बाद में नरम पंथी और गरम पंथियों के बीच में फूट पड़ गई थी, और फूट पड़ने के बाद में जो गरम पंथी थे वो तो राष्ट्रीय आंदोलन से अलग ही हो गए थे। अलग हो ही गए अपने आप में। देख लो आप कि तिलक जो है मांडले जेल भेज दिए गए 6 साल के लिए, लाला लाजपत राय यूएस चले गए, बिपिन चंद्र पाल पॉलिटिक्स छोड़ गए, अरविंदो घोष जो थे वो स्पिरिचुअल वर्क्स के लिए आपके पौंडीचेरी चले गए थे। तो वो अलग हो जाते हैं आपके 1907 के बाद में। सूरत विभाजन के बाद गरमपंथी राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो गए थे। पर अब जो वो गरमपंथी थे वो राष्ट्रीय आंदोलन को ज्वाइन करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम नेशनल मूवमेंट में वापस जुड़े। वो ये भी जानते थे कि कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन की एक्सिस है, कांग्रेस नेशनल मूवमेंट की धुरी है, और बिना कांग्रेस में शामिल हुए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, लोगों का विश्वास जमा हुआ है, इसलिए इसके अंदर रहकर ज्यादा अच्छे तरीके से बदलाव लाए जा सकते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से आवाज उठाई जा सकती है, इसलिए वो लोग अब शामिल होना चाहते थे। हम गरमपंथियों की तरफ से ये एक सुझाव मान सकते हैं कि वो 7 के बाद बाहर कर दिए गए थे, अब वो भी नेशनल मूवमेंट में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उसके लिए कांग्रेस में शामिल होना जरूरी था, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज को थोड़ा डाउन किया, नरमपंथियों के पास आने का प्रयास किया उन लोगों ने। एक कारण तो ये हो गया कि अब वे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें कांग्रेस में शामिल होना जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का सेंटर पॉइंट थी, की पॉइंट थी। नरमपंथियों के 2 बड़े नेता जो अब तक गरमपंथियों का विरोध कर रहे थे, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, दोनों की डेथ हो गई। एक तो ये कारण कि उन दोनों की डेथ हो गई, तो अब इतना बड़ा विरोध करने वाला कोई बंदा नहीं बचा। और उनमें फिरोज शाह मेहता बहुत ज्यादा खिलाफ थे इन लोगों। जूता मारा था बेचारे को, उसको लगता था यार मेरे पे इन्होंने बूट मारे हैं तो मैं इनको कैसे ले लूं यार, तो उसको तिलक की शक्ल से गुस्सा आया करता था। पर अब उनकी डेथ हो गई, तिलक की हाय लगी उनको, तिलक ने कहा मरते क्यों नहीं तुम डोकरो, मर गए बापड़े दोनों 1915 में। वो मर गए तो एक तो नरमपंथियों की तरफ से तिलक का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा, और दूसरा ये कि नरमपंथियों का बड़ा नेता ही नहीं बचा, इसलिए नरमपंथियों को लगता था यार कोई तो आए जो गर्मी लाए, थोड़ी बहुत तो वैसी बातें करे, आंदोलन चलाने की सी बातें करे, एनर्जी तो लाए कहीं ना कहीं। वो एनर्जी कोई दे सकता था बंदा तो तिलक दे सकता था, क्योंकि तिलक के साथ में खुद का एक फैन बेस था, तिलक के साथ में खुद की एक फैन फॉलोइंग थी,
और नरम दल वालों को लगता था यार ये बंदा आएगा थोड़ा अपने को सुचारू रूप से नेतृत्व दे पाएगा। फिर 1907 में जब सूरत विभाजन के बाद गर्मपंथी अलग हो गए तो अंग्रेजों ने नरमपंथियों को अपनी तरफ करने के लिए कहा हम सुधार करेंगे। और मॉडरेट्स की तो मांग ही क्या होती थी, हाँ सुधार कर दो, सुधार कर दो। सुधार कर भी दिए 1909 के अंदर। पर नरमपंथी इनसे राजी नहीं थे। उनको लगता था रिफॉर्म्स ऊंट के मुंह में जीरा है, ये जो सुधार किए गए बहुत थोड़े हैं, हमारी उम्मीदों से कम है, हम आपके लिए भाइयों से लड़ने के लिए तैयार, आप केवल लॉलीपॉप देकर राजी करो नहीं। इसलिए नरमपंथियों का कहीं ना कहीं अंग्रेजों से जो जुड़ाव था वो कम हो रहा था। वो जिस अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही थी। तब नरमपंथी जब अंग्रेजों से नाराज चल रहे हैं किसकी तरफ जाएंगे? तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। अंग्रेजों का पक्का दुश्मन कौन? तो गर्मपंथी। तो नरमपंथियों का साथ इनका साथ दे दिया जाए अपने, ये भी एक कारण था। वो मैंने बताई दी कि नरमपंथी राजनीति में निष्क्रिय होते जा रहे थे, इनएक्टिव होते जा रहे थे। एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी की आवश्यकता थी, इसलिए नरमपंथी झुक रहे थे कि यार कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात, गर्मपंथियों की विचारधारा बदल गई थी। भाई आपके अलग होने का कारण क्या था? आपके अलग होने का कारण था कि आप तो कह रहे थे सुधार करवाने और आप कह रहे थे कि नहीं काय सुधार, अपने खुद करेंगे सुधार, अपना राज लाओ। लेकिन गर्मपंथी तो अब कह रहे हैं नहीं राज बाद में देख लेंगे, एक बार सुधार ही करवा ले। अब जब सुधार ही गर्मपंथियों को करवाने हैं, सुधार ही नरमपंथियों को करवाने हैं, तो साथ साथ ही करवा लो सुधार। तो गर्मपंथियों की विचारधारा भी बदल गई थी, उस वजह से भी ऐसा हो रहा था। वो वापस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से देश की परिस्थितियां असामान्य है, टैक्स बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ रखी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रखी है। जनता कांग्रेस से कह रही है कि करो यार कुछ, तुम हमारी पार्टी हो, तुम हमारे नेता हो, क्या यार चुपचाप बैठ गई अंग्रेजों के सामने। और जनता का प्रेशर था कि दोनों दलों को लगा, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को लगा कि अब साथ आना पड़ेगा, बिना साथ आए आंदोलन नहीं कर पाएंगे, और आंदोलन नहीं किया तो जनता का राष्ट्रीय आंदोलन से मोह भंगी हो जाएगा। जनता में यदि ये एनर्जी खत्म हो गई तो दोबारा उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, दोबारा जनता को अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष लाने के लिए कई साल लग जाएंगे। 1885 से लेकर 1915 तक की जो साधना है, पिछले 30 साल का जो किया कराया है, पानी फिर जाएगा उस पर। इसलिए इस बार अपने अपने मन मुटावों को दूर रखते हुए, अपने अपने अंतर्द्वंदों को साइड में रखते हुए, अपने कॉन्ट्राडिक्शंस को अलग करते हुए हमें एक साथ आना चाहिए, जनता को लीडरशिप प्रदान करनी चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो एबनॉर्मल कंडीशंस है, इसको अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि अंग्रेज भारत में सुधार करने के लिए बाध्य हो सके, और उन सुधारों की राह पर हम धीरे धीरे ग्रेजुअली और आगे बढ़ सके। और हमने देखा कि जब आंदोलन किया तो अंग्रेजों को सुधार करने पर बाध्य होना पड़ा। भले वो 1919 में सुधार करने वाले ही थे, लेकिन इसकी घोषणा यदि हमने 1917 के अंदर करवा ली तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इन दोनों का जुड़ना भी था कि ये दोनों जुड़े साथ के अंदर, इसलिए सरकार पे ज्यादा दबाव आया और सरकार को सुधार करने ही पड़े। तो ये भी अपने आप में कारण। ये तो हो गए अपने नरम दल और गर्म दल के पास पास आने के कारण। कि गर्म दल पास क्यों आना चाहता था? क्योंकि वो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस में शामिल होना जरूरी था। उनकी विचारधारा भी अब बदल चुकी थी। उधर आपके नरम दल वाले निष्क्रिय होते जा रहे थे, 1909 के सुधारों से वो संतुष्ट नहीं थे, उन्हें एक नई एनर्जी की आवश्यकता थी क्योंकि उनके बड़े नेताओं की डेथ हो चुकी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जनता का भी प्रेशर था कि आपको साथ आना पड़ा। एक बार ये भी एक रीजन होता है कि आपका जो फॉलोइंग ग्रुप्स होता है, आपके जो फॉलोवर्स होते हैं, वो भी आप पे दबाव डालते हैं, क्या कर रहे हो यार, साथ आओ, बिना साथ आए पार नहीं पड़ेगी। कि जैसे यूपी वाले चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर सपा और बसपा दो एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंदी थी, उनके समर्थकों को लगा कि साथ नहीं आए तो भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मायावती को जो मुलायम सिंह यादव आंखों देखे नहीं सुहा है, जिन्होंने उस गेस्ट हाउस कांड में मायावती के कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की थी, मायावती उनके साथ भी अपने तमाम अंतर्द्वंद बुला के सामने आ गई थी क्योंकि समर्थकों का बहुत बड़ा प्रेशर था।
हालांकि नतीजे वही ढाक के 3 भात रहे। मायावती जरूर अपनी 0 सीट से 10 सीट बढ़ाने में कामयाब रही, सपा वहीं की वहीं रह गई। जब रिजल्ट आपके मन माफिक नहीं आते हैं, माकूल नहीं आते हैं, तो गठबंधन बाद में टूट गया। लेकिन वो एक अच्छा उदाहरण था हमारे कंटेम्प्ररी पॉलिटिक्स का, कि किस प्रकार आपस में जब आपके समर्थक प्रेशर डालते हैं तो दो विरोधी गुटों को भी एक साथ आना पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही एग्जैक्टली नरम दल और गरम दल में हुआ था। अब लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ था उसको हम लखनऊ समझौता कहते हैं। कौन करवा रहे हैं? तिलक की बहुत अच्छी भूमिका है, उधर से जिन्ना की बहुत अच्छी भूमिका है। ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ साथ आए। क्यों? हम पहले मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे कि क्या पड़ी थी उनको कि कांग्रेस का साथ दे। उनकी तो स्थापना अंग्रेजों ने यही कह के करवाई थी कि तुम कांग्रेस का विरोध करो। फिर अब अचानक वो कांग्रेस के साथ चलने के लिए तैयार क्यों हो गए थे? ऐसी कौन सी परिस्थितियां इन सालों के अंदर बन रही है कि वो कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस का साथ दे देंगे? कांग्रेस का साथ देने का मतलब अंग्रेजों का विरोध करना पड़े। जिस पार्टी के उद्देश्यों के अंदर यह लिखा गया था कि हमारा उद्देश्य अंग्रेजी शासन के साथ में कदम ताल करना है, वो पार्टी अंग्रेजी शासन के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो गई थी। वे कौन से मुद्दे थे, चर्चा करते हैं हम। मैंने पहले एक दिन बात बताई थी जब मैं अधिवेशन पढ़ा रहा था कि 1916 का साल इस मामले में एक बड़ा जोरदार साल है कि 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुसलमानों के लिए कॉलेज की स्थापना की थी। 1898 में एनी बिसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। आप यूं समझिए कि 1875 में एक मुसलमानों का कॉलेज बना है और 1898 में एक हिंदुओं का कॉलेज बना है। अब इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिलवाना है। दावेदार ज्यादा कौन बड़ा होना चाहिए? अलीगढ़ कॉलेज पुराना 1875 में बन गया था, आप उसके 23 साल बाद आए। पर मदन मोहन मालवीय के प्रयासों की वजह से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्राप्त करने में सफल हो गया। मुसलमानों ने जाके अंग्रेजों का आगे अलीगढ़ वाले को करो, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी बनाओ, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं बनाया। इसलिए मुस्लिम लीग अंग्रेजों से नाराज चल रही थी। अब जब मुस्लिम लीग अंग्रेजों से नाराज होगी तो किसकी तरफ जाएगी? वापस वही, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। अंग्रेजों के दुश्मन कौन? कांग्रेस। तो मुस्लिम लीग ने कहा वैसा हेलो, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। इस वजह से भी वो साथ आ रहे थे। एक तो अलीगढ़ कॉलेज वाला जो स्टेटस था, हालांकि अंग्रेजों को जल्दी अपनी गलती का एहसास हुआ। 1920 में, आज से ठीक 100 साल पहले 1920 में अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। तो यहाँ वो चूक कर गए और मुस्लिम लीग को कांग्रेस के पाले में जाने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया था। मुस्लिम लीग बनी क्यों है? पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर, कि जब कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल करता तो हिंदू विरोध कर रहे हैं, जबकि अंग्रेज बार बार मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि हमने जो ईस्टर्न बंगाल दिया वो तुम्हारे लिए दिया है। जब हम तुम्हारे लिए रिफॉर्म कर रहे हैं, कांग्रेस उसमें बीच में उछल कूद कर रही है, तो तुम तो बोलो, तुम तो हमारे पक्ष में आओ। अब 1911 में क्या किया? इसलिए मुस्लिम लीग पक्ष में आई थी। जॉर्ज पंचम क्या कर गए? बंगाल विभाजन को रद्द कर गए। तो जो हमारे बीच में फेविकोल का जोड़ था, जो चीज हम दोनों को जोड़ रही थी, वो चीज तो खत्म हो गई। जब वो जोड़ खत्म हुआ, वो बंधा टूटा, तो आपको अलग अलग होना ही था। तो मुस्लिम लीग अंग्रेजों से अलग हुई, और अंग्रेजों से अलग हुई तो वो कांग्रेस की तरफ चली गई। अंग्रेजों ने मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया था, पृथक निर्वाचन दे दिया था। मैंने समझाया था, चुनाव में तुम जहां से खड़े होगे वहां पे वोट भी तुम ही दोगे, लड़ोगे भी तुम और वोट भी तुम ही दोगे। कांग्रेस विरोध कर रही थी। कांग्रेस कह रही थी ये चीज है जो कम्युनिज्म को बढ़ाती है, ये चीज सांप्रदायिकता को बढ़ाती है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ती है, हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाती है। लेकिन यहां कांग्रेस ने थोड़े से अपने सुर नीचे किए। कांग्रेस थोड़ी लिबरल हुई और कांग्रेस ने कहा आंखें बंद करके, ठीक, हम भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को स्वीकार करते हैं। हालांकि हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस की एक बड़ी गलती थी, लेकिन मुस्लिम लीग को पास आने का मौका तो इस वजह से मिला कि मुस्लिम लीग की जो सबसे बड़ी डिमांड थी, जिसको अब तक कांग्रेस डिनाय कर रही थी, अब उसे स्वीकार कर रही है। तो जिस चीज को लेकर आपके बीच मतभेद था, कॉन्ट्राडिक्शन था, वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया तो ठीक, अब दोनों जुड़ जाओ। आप भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मानते हैं, आप भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मानते हैं, खत्म बात। कोई विवाद का कारण नजर नहीं आता, डिस्प्यूट कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती अब आपके बीच में कोई।
बड़ी जोरदार चीज, अब के घटनाक्रम से भी जोड़ के देखिए आप इसको। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तुर्की के राजा को खलीफा कहा करते थे। मुसलमानों के जितने देश हैं उन सब का वो एकमात्र राजा था। खलीफा, तुर्की में खिलाफत साम्राज्य था उसका। अंग्रेज उस खिलाफ खलीफा के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुसलमानों को लगता है कि खलीफा हमारा राजा है और अंग्रेज हमारे राजा के साम्राज्य को तोड़ने के लिए उतारू हो रखे हैं, और अंग्रेज हो रखे थे। उस समय तुर्की में ईरान, इराक, अजरबैजान, आर्मेनिया, मुसलमानों के आसपास में जितने कंट्री, सीरिया, लीबिया, ये तमाम जो कंट्रीज थी खलीफा के नीचे आया करती थी। इसलिए खलीफा बहुत पावरफुल था, अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहा था। अंग्रेजों को लगता था इसको हरा के इसके टोटे टोटे कर दिए जाए, बोलने लायक ही नहीं छोड़ा जाए, छोटा मोटा देश बना दो इसका, तो बाद में अपने आप ही चुप हो जाएगा। भारतीय मुसलमानों की तमाम सिंपैथी तुर्की के पक्ष में थी। अब जब उनकी सिंपैथी तुर्की के पक्ष में होगी तो अंग्रेजों के खिलाफ होंगे, और जब अंग्रेजों के खिलाफ होंगे तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। तो ये भी एक रीजन था कांग्रेस की तरफ जाने का उनका। मुस्लिम लीग जब बनी थी तब थोड़े कट्टरवादी तत्व ज्यादा थे, अब थोड़े लिबरल ग्रुप उसमें आ रहा था। और बड़े आश्चर्य की बात देखिए आप, उन लिबरल्स का नेता जिन्ना है, जिस जिन्ना को आज हम पाकिस्तान का फाउंडर कहते हैं, जिसको विभाजन का एक अभिन्न कारण मानते हैं, जिसकी वजह से अखंड भारत खंड खंड हो गया, वह मोहम्मद अली जिन्ना अपने राजनीति के शुरुआती दौर में उदारवादी राजनीति का मुख्य चेहरा था। और थे जिन्ना वाकई, जिन्ना में कट्टरपन छोड़िए, इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं का भी अभाव था। उस बंदे ने शायद कभी नमाज नहीं पढ़ी होगी। 1940 के बाद में जब वो कट्टर होने लग गया था थोड़ा, उसके बाद भले ही उसने इसे ढोंग करने शुरू किए हो, लेकिन उससे पहले वह व्यक्ति डेली शाम को शराब और सुअर के मांस को प्राथमिकता दिया करता था। तो वह जिन्ना जो सेकुलरिज्म का हीरो था उस समय, वह जिन्ना जो लिबरल्स का हीरो था उस समय, वे चाहते थे कि अब मेल मिलाप किया जाए, कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। इससे पहले वो तिलक के लिए मुकदमा लड़ चुके थे, दादा भाई नौरोजी के साथ काम कर चुके थे, इसलिए कांग्रेस के नेताओं के साथ में उनका थोड़ा अच्छा उठबैठ था। इसलिए भी वो मुस्लिम लीग को कांग्रेस के पक्ष में लाने में सफल रहे। अब बात है कांग्रेस क्यों कर गई? मुस्लिम लीग का तो समझ में है कि बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने रद्द कर दिया, अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी का स्टेटस नहीं दिया, कांग्रेस उनकी सेपरेट इलेक्टोरल को मान रही है, खलीफा के प्रति सिंपैथी और अंग्रेज खलीफा के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन्ना जैसे लोग साथ में जुड़ने के लिए ज्यादा राजी हो रहे हैं, वो मुस्लिम लीग को इधर झुका रहे हैं। पर कांग्रेस की क्या पड़ी थी? वो तो एक बड़ी पार्टी थी, वो मुस्लिम लीग के साथ क्यों समझौता करेगी? पढ़ेंगे, देखो हम कांग्रेस क्यों समझौता करेगी। हम कहेंगे कि मुस्लिम लीग बनने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पर एक एलिगेशन है कि मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग है। यह सेंटेंस स्वतः एक दूसरी बात कहता है कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। कांग्रेस अपने इस लेबल को हटाना चाहती थी। मुझे लगता था नहीं यार, हम हिंदुओं की पार्टी नहीं है, हम एक नेशनल ग्रुप है, हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, और हम पर जब ये लेबल लगता है तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी में कहीं ना कहीं कमी आती है। हम उस कमी को अब खत्म करना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना चाहती है। और बढ़ावा देने के लिए उन्हें लगा कि यदि मुस्लिम लीग को समझौता करने के साथ, मुस्लिम लीग के साथ समझौता करने से यदि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को स्ट्रेंथ मिलती है तो हम नीलकंठ बनने के लिए तैयार है। कांग्रेस, वही सेकंड बात कि कहीं ये नहीं लगे लोगों को कि नेशनल मूवमेंट सेकुलर नहीं है, हिंदुओं की बात कांग्रेस करती है और मुसलमानों की बात मुस्लिम लीग करती है। इस सेकुलरिज्म को भी स्टेब्लिश किया जाना चाहिए, इस धर्मनिरपेक्ष ढांचे को मजबूती दी जानी चाहिए। इसलिए भी कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर लिया जाए। कांग्रेस की एक डिमांड हुआ करती थी, कांग्रेस को स्वराज चाहिए, स्वशासन चाहिए, सुधार चाहिए। मुस्लिम लीग ने कहा हम भी साथ हैं, हम भी तुम्हारे स्वराज को मांगते हैं, हमें भी अब तो स्वराज चाहिए। मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट को
कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस के स्वराज की डिमांड को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर दिया। इस हाथ दो, उस हाथ लो, ये बात आ गई। तो कांग्रेस इस वजह से करना चाहती है। हम पढ़ेंगे कि इसका क्या परिणाम निकला, क्या प्रभाव हुए। दोनों प्रकार के प्रभाव, कुछ अच्छे हुए, कुछ बुरे हुए। पहले हम अच्छे पढ़ लेते हैं। सीधी सी बात, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जब आप स्टेब्लिश करना चाहते हो तो हम कहेंगे होगी सब। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में आ गई तो आपकी हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्टेब्लिश हुई। वही सेक्युलर फॉर्म कांग्रेस स्थापित करना चाहती है, सेक्युलर फॉर्म मिली। अंग्रेजों पर एक बड़ा दबाव बनाने में सफल रहे। देखो आप, नरम दल गरम दल मिल गए, कांग्रेस मुस्लिम लीग मिल गई, कितने ग्रुप एक साथ आ गए। प्रेशर तो आया होगा अंग्रेजों पर, वरना अंग्रेज अब तक ये तो डिवाइड एंड रूल ही तो कर रहे थे। मॉडरेट्स वर्सेज एक्सट्रीमिस्ट, कांग्रेस वर्सेज मुस्लिम लीग, सारे एक तरफ आ गए। दबाव पड़ा, दबाव बनाने में सफल रहे। हम वापस कहेंगे इस दबाव की वजह से 1919 के सुधार करने पड़े। नेगेटिव, हम कहेंगे कि जब कांग्रेस ने मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टोरेट स्वीकार कर लिया, जब कांग्रेस ने मुसलमानों का पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया, तो जब 1919 में सिखों को और एंग्लो इंडियन को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, तो कांग्रेस किस मुंह से कहती कि गलत है। विरोध करने के अपने तमाम रास्ते कांग्रेस ने बंद कर लिए थे। सेल्फ गोल था ये, आत्मघाती गोल था। और मदन मोहन मालवीय ने जब इसका विरोध किया था, लखनऊ समझौते का विरोध करते हैं मदन मोहन मालवीय, वो थोड़े हिंदूवादी टाइप अप्रोच के नेता थे, और उन्होंने तब कहा था कि अरे मुस्लिम लीग की इतनी औकात नहीं है जितना सिर पे चढ़ा रहे हो, मत लो, अकेले ही चला लो आंदोलन। लेकिन तब कांग्रेस वालों को लगा कि नहीं नहीं, मुस्लिम लीग का साथ लेना जरूरी है। और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, ये कांग्रेस का अंतिम समय तक गले की फांस बन के रह गया था। कांग्रेस अब किसी भी समूह को मना नहीं कर सकती थी कि तुम सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो। भले ही गांधी जी को बाद में जब दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया तो भूख हड़ताल तक पर बैठना पड़ गया था अंबेडकर को राजी करने के लिए, पर अंग्रेजों ने दांव खूब खेला था। आपकी कमी को उन्होंने भुनाने का जोरदार रास्ता अपना लिया था। वही पहली वाली बात, वो कि जब आप मुसलमानों के लिए अलग अलग चुनाव को स्वीकार कर रहे हो, तो आपको 47 में इसको भी स्वीकार करना पड़ा कि मुसलमानों के लिए देश भी अलग होना चाहिए। टू नेशन थ्योरी की जो शुरुआत सेपरेट इलेक्टोरेट से होती है, उसको कांग्रेस कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रही है। वो सिखों और एंग्लो इंडियन द्वारा जब सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा जा रहा है, तो उसके विरोध करने के तमाम रास्ते बंद कर रही है। कांग्रेस ने जब मुसलमानों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया, तो जो रिएक्शनरीज हिंदू लीडर्स थे, जो प्रतिक्रियावादी हिंदू संगठन थे, उनको प्रतिक्रिया करने का मौका मिला। उनको यह कहने का मौका मिला कि जब कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति करती है, अपीज करती है, वो मुसलमानों को राजी करने की कोशिश करती है। मुस्लिम लीग इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, पर बराबर बिठा बिठा के आप इनसे समझौते करते हो। क्या प्राप्त कर लोगे इनसे आप? ये केवल अपने तात्कालिक लाभ देख रहे हैं। जिस हिंदू मुस्लिम यूनिटी की हम बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्राप्त हुई थी, कितने दिन, कितने साल, 1920 के असहयोग आंदोलन तक। 1920 के बाद का जो बड़ा बड़ा सा दौर है, वो इस यूनिटी में ब्रेक आने का दौर है। उसके बाद से वापस वही ढाक के तीन पात थे। हम वापस उसी प्रकार लड़ रहे थे जैसे सदियों से लड़ते आ रहे थे। वो यूनिटी लंबे समय तक तो जारी नहीं रह पाई। यदि वो यूनिटी लंबा समय तक जारी रहती तो हम कहते कि लखनऊ समझौते का थैंक यू, कि उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्टैब्लिश हुई। पर यहां तो 1920 तक जाते जाते मोपला विद्रोह, आर्य समाज के नेता को दिल्ली के अंदर मार दिया जाना, दिल्ली के सांप्रदायिक दंगे, ये तमाम घटनाएं ऐसी हुई थी कि उसने इस हिंदू मुस्लिम एकता में पलीता लगा दिया था। इस हिंदू मुस्लिम एकता को पूरी तरीके से जमींदोज करने का काम ही किया था। इसलिए उसको भी हम तो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, लंबे समय तक जारी नहीं रख पाए थे। ये हमने दो चीजें पढ़ी। होम रूल आंदोलन, उसके क्या परिणाम थे, उसकी क्या कमियां थी। लखनऊ सेशन में नरम दल और गरम दल क्यों पास पास में आए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्यों पास पास में आई, और इनके पास पास में आने से क्या सकारात्मक प्रभाव हुए और क्या नकारात्मक प्रभाव। अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप पुराने पेपर देखना, ऐसे कोई क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। थैंक यू।